सुनो इकोनॉमिक्स का बताओ कौन सा सवाल, कौन सा क्लास था? क्लास नंबर कौन सा? 18। पक्की बात है ना? हम पढ़ रहे थे बजट, और आज बजट का ही महत्वपूर्ण हिस्सा। बजट को एक बात ध्यान में देखो, और जो टेक्निकल पार्ट है सबसे, बजट का जो सबसे मेन चीज है, मेन फीचर्स यो हो। बजट मेन चीज है, पैसा कहाँ से आया, दूसरा कहाँ से गया। लेकिन बजट की भाषा में ना इसे अलग तरीके से पेश करते हैं, और उसके लिए अलग अलग शब्दावली यूज करी गई। बड़ी खतरनाक शब्दावली, सवाल पूछे हुए। समझ में आया बात? या दो चार्ट बनाऊंगा, दोनों देखना अच्छे तरीके से। जो बजट है ना, बजट के 4 पिलर हो, 4 अलग अलग बजट में अलग अलग दिखाने वाला, लेकिन कोई भी बजट हो, कभी भी जब बजट बनने वाला इस तरह प्रदर्शित करेगा देखो बजट को। और जब भी तुम बजट पढ़ रहे होंगे, कोई सा बजट कभी का बजट पढ़ रहे हो, 23-24 का पढ़ रहे हो, 24-25 का पढ़ रहे हो, 25-26 का पढ़ रहे हो बजट, जब भी जैसा बजट पढ़ लो तो तब भी ऐसे करना तुम। मेन चीज है प्राप्तियां, पैसा आया कहाँ से, प्राप्तियां। और इंग्लिश में भी लिखना प्राप्तियां का मतलब क्या है, प्राप्तियां। हो सकता है मेरे पर गलती हो जा तो, लेकिन इंग्लिश में सही रहेगा मेरा, रिसिप्ट्स। रिसिप्ट्स 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 का मतलब प्राप्तियां। तो जो प्राप्तियां हो हमारी दो प्रकार की हों। प्राप्तियां मतलब प्राप्त क्या हुआ, कहां से आया पैसा, बजट के लिए पैसा आया कहां से, मेन चीज है वही प्राप्तियां, उसे प्राप्तियां बोलते हैं। सरकार की प्राप्तियां क्या हैं, आ जाओ प्राप्तियां क्या है। नंबर फर्स्ट, सरकार की प्राप्तियां, दो तरीके की प्राप्तियां सरकार की। एक तो होती है पूंजीगत प्राप्तियां, पूंजीगत, नाम याद रखना, पूंजीगत प्राप्तियां, पूजा नहीं है, पूंजीगत, पूंजीगत प्राप्तियां। पूंजीगत प्राप्तियां कौन सी प्राप्तियां, इन्हें बोलते हैं कैपिटल रिसिप्ट्स, कैपिटल रिसिप्ट्स, याद रही ये बात या। और दूसरे नंबर पर ना, ये इसका फर्स्ट पॉइंट, ये सेकंड पॉइंट है इसका, इसे बोलते हैं राजस्व प्राप्तियां। अगर आज तुम ये समझ चुके ना तो तुम्हें बहुत बड़ी चीज समझ चुके तुम। जब भी तुम बजट एनालाइज कर रहे हो ना, ये बात हमेशा याद रखना, बहुत आसान है, मैं आराम आराम से समझाने की कोशिश करूंगा, बहुत आराम से। राजस्व प्राप्तियां, और यहाँ तो बहुत सारे सवाल आते हैं पेपर में। राजस्व प्राप्तियां कौन सी हमारी राजस्व प्राप्तियां हो, और कौन सी हमारी, इसे हम आय भी कह सकते हैं, पूंजीगत आय या पूंजीगत राजस्व आय, ऐसे भी कह सकते हैं। और इसे बोलते हैं रेन्यू रिसिप्ट्स, रेन्यू रिसिप्ट्स। हाँ, स्पेलिंग बिल्कुल गलत मत लिख लेना, पूछ लेना चाहिए मेरे से, आया समझ में। लेकिन एक एक नाम को गूगल पर सर्च करना बहुत जरूरी हो, समझ में आया बात या। तो पूंजीगत प्राप्तियां कौन सी हो और राजस्व प्राप्तियां कौन कौन सी हो। सरकार के पास जो पैसा आया, तुम जानते हो जो सरकार का बजट था ना, वो 39.45 लाख करोड़ रुपए का था। समझ में आया बात या। 2022-23 के बजट की बात कर रहा हूँ मैं, 39.45 लाख करोड़ रुपए का। तुम जिस साल में पेपर दे रहे हो उसे अपडेट कर लो, देख लो यहाँ सरकार का बजट कितने का, 39.45 लाख करोड़ रुपए का सरकार का बजट था। इसे मैं 100 पैसे मान लिया, कितने पैसे, 100 पैसे। समझ में आया बात, इसे 100 पैसे मान लिया हमने। तो ध्यान से सुना, जो पूंजीगत प्राप्तियां ना, पूंजीगत प्राप्तियां किसे कहते हैं, पूंजीगत प्राप्तियां, पहला सवाल ये है, क्योंकि इस तरह पूरा सवाल ही पूछ लिया, पूंजीगत प्राप्तियां और राजस्व प्राप्तियां क्या हो। पूंजीगत आय और राजस्व आय क्या हो, प्राप्तियों को हम आय भी कह सकते हैं, इसकी जगह पूंजीगत लाभ भी आ सकता है, ऐसा समझ में, यहाँ भी राजस्व लाभ भी आ सकता, पूंजीगत लाभ क्या हो और राजस्व लाभ क्या हो, ऐसा सवाल। तो 2021 के पेपर में डायरेक्ट सीधा सवाल पूछा है पूंजीगत आय और राजस्व आय के चक्कर में। तो तुम बहुत आराम से लिखते हो, दोनों सब तुम्हें क्लियर है ना, तो आराम से 10 नंबर का, 15 नंबर, 10 नंबर का सवाल आराम से निकाल सकते तुम्हें। 10 नंबर का पेपर में सवाल था ये, आज तक ही पीरी में पूछा जाता था, लेकिन उन्होंने मेरे से पूछ लिया। समझ में आया बात क्या, कि पूंजीगत प्राप्तियां क्या हो, राजस्व प्राप्तियां क्या हो। अब प्राप्तियां मतलब पैसे आए कहां से, और राजस्व प्राप्तियां हो क्या। तो जो पूंजीगत प्राप्तियां ना, पूंजीगत प्राप्तियां हमारी दो होगी। जो पूंजीगत प्राप्तियां, आसान भाषा में मैं समझाऊंगा तो बहुत आराम से। पूंजीगत प्राप्तियां कहते किसे, पहले तो सवाल यही, पूंजीगत प्राप्तियां किसे कहते हैं। सरकार की वे प्राप्तियां, सरकार की, ध्यान से सुनना अच्छे तरीके से, सरकार की वे प्राप्तियां जिनसे सरकार के दायित्व में वृद्धि हो जा। दायित्व में क्या हो जा, अब समझा दो हमें, परिभाषा रट लो एक बार, 1 मिनट के लिए। सरकार के दायित्व में क्या हो जा, वृद्धि, और परिसंपत्तियों में हो जा कमी। दायित्व में क्या हो जा, वृद्धि हो जा, और परिसंपत्तियों में कमी हो जा। सरकार की वे सभी प्राप्तियां, ध्यान से सुनना अच्छे तरीके से, सरकार की वे सभी प्राप्तियां, सरकार की, बोलो, जिनसे सरकार के दायित्व, दायित्व, दायित्व को बोलते हैं लाइबिलिटी, देना ही देना सरकार को, इसे बोलते हैं लाइबिलिटी, सरकार को पैसा देना ही पड़ेगा। सरकार की वे सभी प्राप्तियां जिनसे सरकार के दायित्व में वृद्धि हो जाए तथा परिसंपत्तियों में वृद्धि का चिन्ह,
तुम्हें समझाने के लिए। सरकार के दायित्व में क्या हो जाए, वृद्धि होगी कैसे, 1 मिनट के लिए थोड़ा टाइम दे, भी समझा रहा हूँ। सरकार का दायित्व कैसे बनता है, सरकार को पैसा देना ही पड़ेगा। ऐसी प्राप्तियों को हम पूंजीगत प्राप्तियां बोलेंगे। लेकिन सरकार की जो परिसंपत्तियां ना, सरकार की जो एसेट्स, उनमें कमी आ जा, तो ऐसी परिसंपत्ति, ऐसी प्राप्तियों को हम पूंजीगत प्राप्तियां कहते हैं। समझ में आए बात, ये बहुत टेक्निकल चीज है। ऐसे ही स्टेटमेंट देगा बना के पूछेगा तुमसे, निम्नलिखित में से पूंजीगत प्राप्तियों से क्या तात्पर्य, 4 ऑप्शन देकर पूछेगा तुमसे। वे सभी प्राप्तियां जिनसे सरकार के दायित्व में वृद्धि हो जाए तथा परिसंपत्तियों में कमी हो जाए। होगी कैसे, वो भी बता रहा हूं, घबराओ मत बिल्कुल भी। दूसरे नंबर पर एक परिसंपत्तियां, परिसंपत्तियां सही है, परिसंपत्तियां सही है, परिसंपत्तियां इसे बोलते हैं एसिड्स। एसिड्स तुम सही करके लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। परिसंपत्तियां एसिड्स, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो वे कोई उनसे पूछो पूंजीगत प्राप्तियां क्या हो, सरकार की वे सभी प्राप्तियां, सरकार के वे सारे पैसे, वो सभी प्राप्तियां जो सरकार को प्राप्त हुई, ऐसी ऐसा प्राप्त हुआ सरकार को पैसा देना ही पड़ेगा। ऐसा समझ में अपने पास नहीं रख सकते। ऐसी प्राप्तियां सरकार की पूंजीगत प्राप्ति कहलाती है। और उनका ना सरकार की जो परिसंपत्तियां, उनमें कमी हो जाने वाली, सरकार की परिसंपत्तियों में कमी हो जाने वाली, सरकार की ऐसी प्राप्तियां जिनसे सरकार की दायित्व में वृद्धि हो जाए तथा परिसंपत्तियों में कमी हो जाए। ये तो दी रटवा, अब इसे समझा भी दो कैसे दायित्व में वृद्धि हो रही और कैसे परिसंपत्तियों में कमी हो रही। तो थोड़ा क्लियर नहीं होना, थोड़ा अंदर से जाओ ना। जब तक आप वो देसी वाला उदाहरण नहीं जानेंगे ना, तब तक नहीं हमारे दिमाग में कुछ भी घुसनेगा। समझ में आया बात ये, चलो आ जाओ फिर। जरा एक बात बताऊं, ध्यान से सुनना अच्छे तरीके से, ध्यान से सुनना अच्छे तरीके से, अच्छे तरीके से सुनेगा, ठीक। नंबर फर्स्ट, एक बोरोविंग, नाम सुना है बोरोविंग का? बोरोविंग इसे बोलते हैं उधारीकरण। और उधारीकरण को ना आसान भाषा में तमीज से समझ रखा। तो उधारीकरण दायित्व की तरफ आगा। क्यों? मार्केट से तुम पैसा उधार लेकर आए, कहीं से उधार लेकर आए। सरकार को जो बजट था वो घाटे का बजट था। सरकार अपने घाटे के बजट को पूरा करने के लिए बाहर से पैसा लेकर आई। और जो बाहर से पैसा लेकर आई दूसरे बैंक से, आया समझ में, एशियन बैंक से, अपने देश से बाहर निकल कर, जापान बैंक से, सिंडिकेट बैंक से बाहर तो चली गई अमेरिका से पैसा लेने, ले आई बाहर तो जो पैसा ले आई, उसका सरकार को वो पैसा अपने ही पास रखेगी कि देना पड़ेगा? सरकार अपने पैसे पास उस पैसे रखेगी या देना पड़ेगा? पैसा तुम ले आए बाहर से जाकर, उस पैसे का ब्याज भी देना पड़ेगा। अरे भाई ब्याज तो देना ही पड़ेगा, वो पैसा भी सारा वापस करना पड़ेगा कभी ना कभी। समझ में आया बात? है तो इसका ये मतलब वो सरकार की लाइबिलिटी है। लाइबिलिटी का मतलब देना ही देना, उसे रोक नहीं सकते, इसे लाइबिलिटी बोलते हैं। आया समझ में? मेरी लाइबिलिटी है, मैं तुम्हारा कोर्स पूरा करवा दूँ, मैंने तुमसे वादा कर लिया, ये मेरी लाइबिलिटी है, ये मेरा दायित्व है, ये मेरी जिम्मेदारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी। इतनी बात बता दो, समझ में नहीं आई? ठीक। तो ये बताओ, तो जो उधारीकरण हो, उधारीकरण एक प्रकार का सरकार की लाइबिलिटी है नहीं है? क्योंकि सरकार ने जितना भी पैसा आज तक ले रखा, सरकार ने पता कितना पैसा ले रखा भाई साहब। अगर पूरा बजट के अंदर ना 100 पैसे का बजट, तो ये समझ जाओ सरकार ने ना 20 पैसे हर साल बाहर जाकर ब्याज के देगा। 20 पैसे से मतलब बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत बड़ी चीज़ है। समझ में आए बात है? सरकार जितने पैसे भी बाहर से ले रखा ना, हम ना उसका केवल हम ब्याज देगाते हैं, मूल तो देने नहीं गए कभी भी। आया समझ में? जैसे किसी इंसान तो 100 रुपये ले लिए और ब्याज के 10-10 रुपये हर महीने हर साल देते चले जा रहे हैं, हर महीने देते चले जा रहे हैं उस पर। तो इसका ये मतलब होगा हर साल बस ब्याज दे रहे हैं, आज तक हिंदी और जोड़ते चले जा रहे हैं पैसे में। समझ में आया बात? कर्जे में दबते चले जा रहे हैं हम। तो यूँ बताओ, जो उधारीकरण होगा उससे सरकार का दायित्व बढ़ता होगा नहीं बढ़ता होगा? तो जो उधारीकरण, यूँ समझ जाओ, हम ना बाजार से आरबीआई से पैसे लिया भारत सरकार ने, तो भारत सरकार का दायित्व नहीं है जब आरबीआई से पैसे लिया उसे वापस करो, दायित्व है नहीं है, सरकार की लाइबिलिटी है नहीं है। और उधार कहाँ से ले सकती है? और सरकार ने मार्केट में बॉन्ड जारी कर दिए, और बॉन्ड किसान विकास पत्र जारी कर दिया, और उस मतलब उधार लोगों को तुम खरीद दो, सर खरीदने के बाद पैसा, तो सरकार की जिम्मेदारी नहीं है कि उस पैसे को सरकार वापस करो, जिम्मेदारी है नहीं। तो जो जिम्मेदारी हो, जो पैसा सरकार देना ही पड़ेगा, जो सरकार का दायित्व आया समझो, वही सरकार का दायित्व, तो पूंजीगत प्राप्ति के अंतर्गत आएगा। यानी कोई पूंजीगत प्राप्तियां क्या हो? वे सभी प्राप्तियां जिनसे सरकार के दायित्व में वृद्धि हो जाए तथा परिसंपत्तियों में कमी हो जाए। अब तुम सोच रहे हो परिसंपत्तियों में कमी कैसे होगी? ऐसा भी कोई उदाहरण दे दो। आपने तो उदाहरण दे दिया कि उधारीकरण करने वाले होंगे तो सरकार को देना ही पड़ेगा, इसलिए तो बात तो समझ में आ गई हमारी। अब ये बताओ, सरकार ने अगर बाहर से कोई पैसा लेकर आई, एशियन डेवलपमेंट बैंक से पैसा लेकर आई सरकार, 20,000 करोड़ रुपए ले आई, आया समझ में, सरकार लेकर आई और सरकार को वापस नहीं करने पड़ेंगे, तो सरकार ने क्या करा? उधारीकरण। तो चाहे उधारीकरण कैसा भी हो, किस तरह भी, कहीं से भी उधारीकरण लिया, कहीं से भी पैसा उधार लिया, तो ये समझो सरकार का दायित्व, सरकार उस पैसे को जमा करेगी, वापस करेगी, वो सरकार का दायित्व। इसका मतलब वो सरकार की पूंजीगत प्राप्तियों के अंतर्गत आएगा। अब मुझे ये बात बता दो, अगर भारत सरकार एशियन बैंक से पैसा लेकर आ रही, वो ये बताओ पूंजीगत प्राप्तियां होगा नहीं होगा?
क्यों क्यों होगा? क्योंकि सरकार का दायित्व देना पड़ेगा। आया समझ में? सरकार को पैसा कहाँ से प्राप्त हुआ? उधारीकरण से पैसा प्राप्त हुआ। तो जो उधारीकरण है वो सरकार की पूंजीगत प्राप्तियों के अंतर्गत आएगा। भाई याद रहेगी बात? या मान लो तो सरकार उधार कहाँ कहाँ से ले सकती है? आरबीआई से। सरकार ने, ये बताओ, सरकार, ध्यान से सुनना, सरकार ने मार्केट में बॉन्ड जारी कर दिए, किसान विकास पत्र जारी कर, गोल्ड बॉन्ड जारी करती है। वो बॉन्ड जारी करने का मतलब क्या हो? मार्केट से पैसा उठाना, उधार मांग रही पैसा, सरकार की हालत खराब हो, ऐसे ऐसे बॉन्ड जारी करके कह रही है ये सर्टिफिकेट तुम अपने घर में रखो, मुझे पैसा दे दो, मेरी हालत खराब हो। ये नहीं कहनी सरकार, बस आराम से पैसे जारी, बॉन्ड जारी कर देगी, गोल्ड बॉन्ड जारी करती है। जो गोल्ड बॉन्ड जारी करा, सरकार के हाथ में पैसा आगा, और जब पैसा आगा तो सरकार को पैसा देना भी दो, और जो देना तो दायित्व नहीं होता, क्या हो? जब दायित्व हो, इसका मतलब गोल्ड बॉन्ड से जो पैसा सरकार के पास आया वो सरकार की पूंजीगत प्राप्तियां है नहीं है। समझ में आई बात है? कौन सी प्राप्तियां? इतनी बात बता दो, मुझे समझ में आया नहीं? ठीक, क्योंकि सरकार को पैसा वापस भी तो करना हो। तो वे सभी प्राप्तियां जिनसे सरकार के दायित्व में वृद्धि हो जाए और परिसंपत्तियों में कमी हो जाए। इतनी बात बता दो, समझ में आई? पहले नंबर, इसके नंबर एक मेन चीज है उसके अंदर, डिसइन्वेस्टमेंट। डिसइन्वेस्टमेंट, विनिवेश, जहां हमने अपनी बात प्रारंभ छोड़ दी थी लास्ट वाली जगह क्लास में, इसे डिसइन्वेस्टमेंट कहते हैं। अब देखो, इससे सरकार की परिसंपत्तियों में कमी होती है। डिसइन्वेस्टमेंट, हाँ साफ साफ लिखे करो। जब एक बार सीख जाओगे ना, समझ में आई बात, और दोबारा कम से कम 5 बार तुम मेरे वीडियो का रिवीजन कर लोगे, चीज़ें तुम्हारे दिमाग में चढ़नी स्टार्ट हो जाएगी। समझ में आई बात? या इकोनॉमी ना खून में दौड़ेगी तुम्हारे। तो इन डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब क्या हो? जो सरकार के पास कोई चीज़ें पहले पड़ी हुई थी, सरकार के पास कोई चीज़ संपत्ति थी, सरकार का कोई पीएसयू था, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, सरकार के ये उपक्रम थे और सरकार ने बेच दिए हैं। तो बताओ, जब सरकार ने बेच दिए हैं, तो ये बताओ, जब सरकार ने ये बेच दिए, तो जब बेच दिए सरकार ने, सरकार को बड़ी मात्रा में पैसा प्राप्त होगा। मान लो सरकार ने एलआईसी बेच दी, एलआईसी का कुछ हिस्सा बेच दिया, तो सरकार को बड़ी मात्रा में पैसा प्राप्त होगा। लेकिन ये खास बात होगी, बड़ी मात्रा में पैसा तो प्राप्त होगा, उसे तो हम विनिवेश बोलते हैं। विनिवेश, विनिवेश। तो सरकार की संपत्ति कम नहीं होगी, सरकार की संपत्ति कम होगी। मान लो रुड़की रेलवे स्टेशन था, इसका मैं खास उदाहरण देता हूँ। सर पहले गवर्नमेंट था, वो गवर्नमेंट, सरकार ने पूरा बेच दिया। आया समझ में? अब ये क्या कर रहा था? जब तक सरकार के अंडर में था तब तो सरकार को बेनिफिट देता था, लेकिन फ्यूचर में अब कोई चांस नहीं है। सब सरकार को एक बार ही जितना पैसा प्राप्त होगा, एक बार ही प्राप्त हो जाएगा। अब भविष्य में कोई चांस नहीं है सरकार को पैसा कमा कर देगा है। समझ में आया बात है? भविष्य में कोई चांस नहीं है सरकार को पैसा कमा कर देगा, क्योंकि सरकार ने पूरा बेच दिया। वो मुर्गी अंडा वाली कहानी सुनी है? मुर्गी डेली का डेली अंडा देती थी, डेली देती थी। आया समझ में? उसकी मुर्गी वाली लालची इंसान की कहानी। आया समझ में? एक सोने का अंडा देती थी, तो सोचा इसके अंदर तो बहुत सारे सोने के अंडे होंगे, मुर्गी क्यों मार दिया उसने? समझ नहीं बात? ऐसा हो लालची इंसान। ठीक, तो जो हमारी भविष्य में जाकर ना हमारे फ्यूचर को प्रभावित करेगा। तो ये बताओ, सरकार की परिसंपत्तियां कम हो जाएगी नहीं हो जाएगी? तो जो विनिवेश हो ना, विनिवेश तो सरकार की परिसंपत्तियां कम हो जाती है। मान लो सरकार ने कहा कि मैं पूरा रोड बेच देती हूँ, सरकार ने कहा मैं पूरा का पूरा एयरपोर्ट बेच देती हूँ, सरकार ने एयरपोर्ट बेचने को कह दिया। वो सरकार की परिसंपत्ति थी, सरकार ने पैसा लगा कर बनाया था, सरकार ने उसका डिसइन्वेस्टमेंट कर दिया, तो सरकार की एसेट्स में कमी हो जाती है। आसान भाषा में समझो। अब मेरे ऊपर आ जाओ, इस बात को मेरे ऊपर ले। मेरे पूंजीगत प्राप्तियां क्या क्या होगी? समझे? मेरी वे प्राप्तियां जिनसे मेरे दायित्व में वृद्धि हो जा। आए समझ? दायित्व में वृद्धि हो जाए तो मेरे देने ही देने, लेकिन परिसंपत्तियों में कमी हो जा। मान लो मैंने पूरा का पूरा एक फ्लैट लिया था, आए समझ में? 4 रूम थे, उसके अंदर एक किचन थी, और वो पूरा पूरा फ्लैट मैंने ना कई सालों तक रेंट पे चलाया, किराया भी ले रहा था मुझे। एक दिन मेरा दिमाग खटक चुका, मैंने पूरा का पूरा बेच दिया। आए समझ में? तो मैंने बेच तो दिया, और मुझे मोटी अर्निंग भी प्राप्त होगी, मोटा पैसा मुझे प्राप्त होगा, एक साथ ही बहुत सारा पैसा मिल चुका, लेकिन मेरी परिसंपत्तियां तो कम होगी नहीं? तो मेरी सब परिसंपत्तियां कम होगी नहीं होगी? तो इसका मतलब सरकार की वे सभी प्राप्तियां जिनसे सरकार के दायित्व में वृद्धि हो जा, लेकिन परिसंपत्तियों में कमी हो जा, ऐसी जो प्राप्तियां होंगी, ऐसी प्राप्ति को हम पूंजीगत प्राप्तियां कहते हैं। तो विनिवेश सरकार की पूंजीगत प्राप्ति है। ये बात दिमाग में सेट कर रखनी। ऐसे स्टेटमेंट बना कर पूछो, विनिवेश पूंजीगत प्राप्ति की राजस्व प्राप्ति। तो जो पूंजीगत प्राप्ति हुआ, और पूंजीगत प्राप्ति है क्यों? क्योंकि सरकार की परिसंपत्तियों में कमी होती है। अगर सरकार की परिसंपत्तियों में कमी हो रही है ना, तो समझ जाओ पूंजीगत प्राप्ति होगी, या दायित्व में वृद्धि हो रही। उदाहरण मैंने तुम्हें दे दिया कि जो सरकार को पैसा वापस करना ही करना ना, ऐसा समझ, या सरकार की जो भविष्य में जाकर उसकी इनकम कम हो जाती है, तो ये समझ जाओ, तो वो हमारा पूंजीगत प्राप्ति आएगा। अब मुझे एक बात बता दो जरा आसान भाषा में, अगर हम बाहर से उधार लेकर आओगे, मान लो आज तुम किसी से उधार लिया, तुमने मान लो मैंने आज किसी से उधार लिया, ध्यान तो सुनना, अगर मैं किसी से उधार पैसे लेना चाहता हूँ, मैंने पैसे किसी से उधार ले लिए 20, 50, 100 रुपये, 2000 रुपये लिए मैंने किसी से उधार, 2000 रुपये मैंने उधार तो ले लिया, मैंने कहा मैं तुझे ब्याज दूंगा। सरकार की भी यही बात है, मुझे समझ लो फिर सरकार को समझ लेना।
उधार तो ले लिए, तो इसमें उधार लेने में समस्या पता क्या होगी, पैसा मुझे प्राप्त होगा, मेरे पास 2,000 रुपये आ चुके, मैं ब्याज भी तो दूंगा सर, 100 रुपये मैंने महीने वाइज ब्याज देता हूँ सर। अगली बार क्या हुआ, मेरे को बोझ बढ़ता जा रहा है ब्याज, 2,000 रुपये वापस ही नहीं हो रहे उसके, अब मुझे और पैसे की जरूरत पड़ गई, तो 2,000 मैंने किसी और से ले लिए, अब मेरे को और ब्याज का बोझ पड़ गया। ऐसा बचपा मैंने तीसरे से ले लिए, इससे क्या होगा, बढ़ता जाएगा, एक दिन में ऋण जाल में फंस जाऊंगा, और जब ऋण जाल में फंस जाऊंगा ना, मुझे निकलना तो महाभारत हो जाएगा। ऐसे ही इस टाइम पर वर्तमान सरकार की स्थिति, सरकार पर इतना सारा पैसा, इतना कर्जा कि सरकार के ऊपर ना एक बच्चा पैदा हुआ, उस पर 90,000 रुपये का कर्जा लेके पैदा हुआ हो। आज समझ में, एक बच्चे पर 90,000 रुपये का कर्जा वो पैदा हुआ, इतना सरकार पर कर्जा चढ़ा पड़ा। क्यों? क्योंकि सरकार ने उधार ले रखा। तो जो उधार है ना, अभी तो तुम्हारी समस्या पूरी कर देगा, और फ्यूचर में ना तुम्हारी जो फ्यूचर में अर्निंग को तुम्हारी कमजोर कर देगा और तुम्हारे फ्यूचर को प्रभावित करेगा। यानी उधारीकरण ना जो ये सही नीति नहीं है पैसे को प्राप्त करने की, उधारीकरण को तुम कभी एक्सेप्ट नहीं करने के। क्यों? क्योंकि इससे हमारा फ्यूचर प्रभावित होगा। आए समझ में? इससे तो बढ़िया क्या है, विनिवेश। विनिवेश, सरकार के पास जो पैसा है ना उसे भी बेच दो, सरकार के पास जो संपत्तियाँ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, इससे बढ़िया तो उसे बेच दो, और बेचने के बाद जो पैसा प्राप्त होगा, उधारीकरण तो बढ़िया विनिवेश है। दोनों में तो एक चुनना हो ना, आए समझ में? तो क्या चुनोगे? विनिवेश। क्योंकि सरकार के पास पहले कोई परिसंपत्तियाँ थी, सरकार को पीएस होता, बेच लेता सरकार का, बेच दिया जाओ, बेचने के बाद अब प्राइवेट हो चुका, सरकार को बहुत सारा पैसा मिला तुरंत एकदम, जैसे मुझे अपना फ्लैट बेच के मिला था पैसा, ऐसे समझ में। लेकिन पता क्या होगा, भविष्य में मेरा फ्यूचर प्रभावित हो जाएगा। इसलिए डिसइन्वेस्टमेंट को ना अधिकांश बच्चे हमेशा सही बताते हैं, यो भी सही नहीं है। समझ में आई बात? विनिवेश भी सही नहीं है। क्यों नहीं है? अभी तो हमारी जरूरत पूरी हो जाएगी और फ्यूचर हमारा प्रभावित हो जाएगा। इसलिए जो पुराने आदमी ना, वे कभी भी अपनी ज़मीन नहीं बेचते। समझ में एक बात यार? क्योंकि उनका मानना, अभी तो उनकी समस्या पूरी हो जाएगी लेकिन उनका फ्यूचर प्रभावित होगा, वो उनकी एसेट्स तो परिसंपत्तियाँ हैं। समझ में आया बात यार? और जो परिसंपत्तियाँ हो ना, परिसंपत्ति एक खास बात हो, वो ना हमारे लिए आय का सर्जन करती हैं। मान लो मैंने कोई पूरा पूरा फ्लैट लेके छोड़ दिया, वही मेरी परिसंपत्तियाँ, मैंने किराए पर दे दिया हो, जब किराए पर दे दिया तो वहाँ तो पैसा नहीं मिल रहा मुझे, और एक दिन मैंने पूरी बिल्डिंग बेच दी जाओ, तो मुझे तब तो मेरी समस्या सोल्व हो जाएगी और फ्यूचर में मेरे लिए फिर आय का सर्जन नहीं हो सकता। आया समझ में? तो इसका मतलब मेरी परिसंपत्तियों में क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। इतनी बात बताओ समझ में आई? मैं सुनूंगा तुमसे, क्या क्या बताया मैंने, सारी बातें समझूंगा तुम। मैं पूछूंगा तुमसे कि पूंजीगत प्राप्तियाँ क्या हो। जी आपने कहा सरकार की वे सभी प्राप्तियाँ जिनसे सरकार के दायित्व में वृद्धि हो जाए तथा परिसंपत्तियों में कमी हो जाए। सरकार के दायित्व में वृद्धि हो जाए तथा परिसंपत्तियों में कमी हो जाए। अगर सरकार का दायित्व में वृद्धि जाती है, जैसे उधारीकरण, मैं तुमसे पूछूंगा उधारीकरण एक प्रकार का पूंजीगत प्राप्तियाँ कि राजस्व प्राप्तियाँ? जी पूंजीगत प्राप्तियाँ। क्यों? क्योंकि मतलब जो पूंजीगत प्राप्तियाँ वो सरकार के दायित्व में वृद्धि हो जाती है, सरकार को पैसे देने वापस करने हैं, और जो पैसे सरकार को वापस करने हैं ना, वो दायित्व, उस सरकार की जिम्मेदारी है। पैसा लेकर आए एशियन बैंक तो पैसा वापस करो, उधार लाए क्यों, आरबीआई तो पैसा वापस लिया, वापस करो, दायित्व तुम्हारा, देश लाइबिलिटी है तुम्हारी। इससे मैं अपनी लैंग्वेज में कभी कभी ऐसे वर्ड यूज करता रहता, तो मैंने कहा मेरी लाइबिलिटीज है, मैं करूँगा ही करूँगा, तो तुम भी ऐसे वर्ड को अपनी लैंग्वेज में लेकर आओ कि मेरी लाइबिलिटीज है, देना ही देना। आया समझ? इतनी बात बताओ, समझ में नहीं आई? तो तुम्हारा लाइबिलिटी है नहीं कि तुम्हें डेली याद करके आना चाहिए। आया समझ में? ठीक। तो जो तुम्हारा दायित्व कि तुम्हें डेली का डेली जो पढ़ाया है याद करके आना चाहिए। अब ये बताओ मुझे, तो जो पुराने लोग वे अपने घर की संपत्ति क्यों नहीं बेचते, पता लग चुका तुम्हें? क्यों? क्योंकि हमारे लिए, उनके लिए ना फ्यूचर, भविष्य में उनके लिए जो आय का एकमात्र स्रोत हो वो। समझ में आया बात? है उनका फ्यूचर प्रभावित होगा। अधिकांश लोग विनिवेश को बढ़ावा देते हैं। ये जो वर्तमान समय में सरकार आई ने विनिवेश को बढ़ावा दे रही है। अब यूपीएससी ने क्या सवाल पूछा है मेंस के अंदर, पूंजीगत प्राप्तियां तथा राजस्व प्राप्तियां में अंतर समझाइए। सवाल दिखाता हूँ, इस सवाल देख के कल आगे, सवाल देख के कल आगे हराओ। इसे पूंजीगत बजट भी कह सकते हैं, राजस्व बजट भी कह सकते हैं, पूंजीगत आय भी कह सकते हैं, राजस्व आय भी कह सकते हैं। सेम सवाल देखो क्या लिखा हुआ, ध्यान से। पूंजी 2021 अर्थव्यवस्था, पूंजीगत बजट तथा राजस्व बजट के मध्य अंतर स्पष्ट कीजिए। दोनों बजट को, संगठनों को समझाइए। दोनों के बारे में लिख रखा है, इसके बारे में समझाना, इसके बारे में समझाना। और उत्तर बताओ क्या लिखा हुआ। उत्तर में देखो, पूंजीगत बजट या पूंजीगत प्राप्तियाँ, देखो पूंजीगत प्राप्ति लिखा, उधार और विनिवेश, ये उधार ये विनिवेश, दोनों लिखे ब्रैकेट में। देखो यहाँ देखो लिखा हुआ। अभी पहले पढ़कर दिखा देता हूँ। लंबी अवधि के पूंजीगत व्यय शामिल होते हैं। पूंजीगत प्राप्तियाँ सरकार की वे प्राप्तियाँ हैं, पूंजीगत प्राप्तियाँ सरकार की वे प्राप्तियाँ हैं। उत्तर में लिखा मैं वे प्राप्तियाँ हैं जो या तो देनदारियों का सर्जन करती है, देने ही पड़ेंगे, देनदारियों का सर्जन करती है, ठीक, तथा वित्तीय परिसंपत्तियों को कम करती है, वित्तीय परिसंपत्तियों को कम करती है कुछ अलग। मेंस का सवाल हिट एंड ट्रायल कर रहे हो तुम,
इतना भारत के सबसे बड़े पेपर को यहाँ पढ़ने के बावजूद क्यों कर पा रहे? आसान और साधारण भाषा में समझ रहे, मातृभाषा में, और साफ लिख रहे, वही चीज़ें लिख रहे बैठ कर। अभी मैं ये समझा दूंगा राजस्व प्राप्त है, सवाल का आंसर खत्म। और तुम बताओगे ये ना तो ये सही है ना गलत है, दोनों तुम्हारा फ्यूचर प्रभावित होगा। इसलिए सरकार को ना कभी भी उदारीकरण नहीं करना चाहिए, और ना सरकार को कभी भी निवेश की तरफ बढ़ावा देना चाहिए। और अधिकांश लोग ना बड़े बड़े अर्थशास्त्री वे चाहते हैं ये इसे तो ना करो, बढ़िया नहीं है। वे कहते हैं कि विनिवेश बढ़िया नहीं है, विनिवेश बढ़िया। विनिवेश तो तुम्हारी अभी शॉर्ट टर्म तो जरूरतें पड़ जाएगी, लॉन्ग टर्म तुम्हारा फ्यूचर प्रभावित होगा। अभी मैंने तुम उदाहरण दिए, तो निवेश बेटर नहीं है। तो आए समझ में आई बात है। तो फिर क्या होगा, इसकी तरफ जाना पड़ेगा, पूंजीगत राजस्व प्राप्ति की तरफ। और राजस्व प्राप्तियाँ क्या हो ये भी समझते हैं। जानना चाहते हो तुम राजस्व प्राप्तियाँ क्या हो? सवाल का उत्तर पूरा हो जाएगा। 2021 का सवाल था वो। और जो छोटे छोटे सवाल पता लग चुका ना इसके अंदर क्या क्या आने वाला। अच्छा, परिसंपत्तियाँ और एक तरीके से कम होगी, एक और तरीके से कम होगी। मैं तो पढ़ता ही नहीं, मैं कोई भी टॉपिक पढ़ता हूँ ना, एक भी टॉपिक नहीं पढ़ता मैं, बिना सवाल के नहीं पढ़ता मैं बिल्कुल भी। और तुम भी आज कसम खा लो, अगर तैयारी करनी ना तो टॉपिक पर्सन के साथ पढ़ना, चाहे प्री का हो चाहे मेंस का, बराबर में रखकर नोट्स बुक खुली होनी चाहिए। समझ में? कुछ भी पढ़ रहे हो, कुछ भी याद कर रहे हो, नोट्स बुक बराबर में खुली हो, ओरिजिनल नोट्स बुक, जिसमें क्वेश्चन दिखाई देंगे। विनिवेश हुआ। एक और चीज़ ध्यान से सुनना अच्छे तरीके से, ध्यान से सुनना। भारत सरकार भी दूसरों को लोन देती है। भूटान सरकार ने भारत सरकार तो लोन लिया, दे देती है, वो अलग अलग कारणों, ताकि भारत की छवि बनी रहे, भारत बुद्धिवान देश। समझ में आया बात? या हम भी किसी को लोन देते हैं। अजीब सा लग रहा है ना तुमको सुनकर इस तरह? नेपाल जैसे देश को लोन दे दिया, इन्हें जाग तो बेवकूफ बनाएगा। बांग्लादेश को देने के, बांग्लादेश को एशिया का टाइगर बोल रहे हैं आजकल, एशिया का टाइगर बोल रहे हैं बांग्लादेश को। उसकी जीडीपी हमारे से ज़्यादा ग्रोथ कर रही है। समझ में आई बात? तुमने जितने कपड़े पहन रखे सारे के सारे बांग्लादेश के क्लस्टर बनने हैं। समझ, कॉटन इंडस्ट्री वहाँ का बूम कर रहा है, वहाँ का लेबर के रेट हाई नहीं है। यहाँ एक मजदूर को आवाज मांगो चार कदम आगे जाएगा। समझ में आया बात? या और मजदूर के रेट आई है यहाँ, और वहाँ का श्रम सस्ता, सारी चीज़ें सारी मेहनत लोग वहाँ कर रहे हैं जाकर। समझ में आया बात? या इतनी तेज जीडीपी ग्रोथ कर रहा है वहाँ का। सुन लो, एक और समझाने जा रहा हूँ, दूसरा पॉइंट एक हो जो परिसंपत्तियों में कमी लागा। तुम देखना परिसंपत्तियाँ कम हो रही है स्तर। मान लो भारत सरकार ने भूटान सरकार को 100 रुपये का लोन दिया, भूटान सरकार को, इंडिया वालों ने दिया भूटान वालों को। आए समझ में? इतनी दे सकें, आए समझ में? इससे ज़्यादा दे सकते हैं, ठीक। कितना रुपए का लोन दिया? 100 रुपये। किसे दिया? भूटान सरकार को दे दिया। अब भूटान सरकार ने पता क्या करती है? भूटान सरकार 10-10 रुपये महीने देती है ना, 10 रुपये ले लो। एक दिन भूटान सरकार के पास पैसे आ चुके, भूटान सरकार ने पता क्या कहा? चाइना वाले भी फ्री में लोन दे रहे, पकड़ो अपना लोन, ये पकड़ 100 रुपये भागो यहाँ पर। आए समझ में? इंडिया वालों को चाइना वालों ने 200 रुपये दे दे, पैसे भी ब्याज भी नहीं दे रहे, कह 0% पे, चल कोई ब्याज नहीं देना। चाइना वालों ने 200 रुपये दे, तो हमारे 100 रुपये वापस कराना आगे। अब ये बताओ, पहले 100 रुपये भी दिए, 110 रुपये हमारे खाते में डाल दिए। अब ये बताओ, ये 100 रुपये हमारे लिए आय का सर्जन नहीं कर रहे थे, अब तो आय का सर्जन बंद हो चुका। आया समझ में? अब तो नहीं आया नहीं कि आया समझ। तो भारत सरकार के इससे बोलते हैं ऋण की अदायगी। हाँ, ऋण की अदायगी बोलते हैं इस शब्द को, ऋण की अदायगी। जो हमारा धन था ना, जो धन था हमारा, आया समझ में, उसकी अदायगी नहीं बंद हो चुकी। उसकी अदायगी आती, जो ऋण की जो वसूली थी, जो धन दे रखा था हमने, बाहर दे रखा था ऋण, उसकी वसूली बंद होगी। इसलिए हम ऋण की वसूली भी कहते हैं सर, ऋण की वसूली, वसूली नहीं वसूली, या ऋण की अदायगी, ऋण की अदायगी। तो जो ऋण की अदायगी को पता लग चुका, ऋण की अदायगी क्या हो? ऐसे समझ, जो बाहर हमने लोन दे रखा था ना, ऐसे समझ। तो ऋण की अदायगी जो होती है ना, ऋण की अदायगी, वो ना परिसंपत्तियों में कमी कर देती है, एसेट्स को हमारे कम कर देती है। ये खास बात हो, इतनी बात बता दो, समझ में आई नहीं आई? कोई दिक्कत यहाँ तक? तो ये दायित्व हो, ये परिसंपत्तियाँ हो, ये तो दायित्व हो, ये क्या हो? परिसंपत्तियाँ। तो ये बताओ, जो विनिवेश है उस तो परिसंपत्ति जो हम विनिवेश करते, भारत सरकार विनिवेश कर रही है, तो भारत सरकार को कुछ घाटा होगा। हाँ, सरकार का फ्यूचर प्रभावित होगा। शॉर्ट टर्म से प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी 10 साल के लिए, 5 साल के लिए, और लोगों को अच्छा भी लगने वाला तो सरकार, लेकिन इन फ्यूचर हमारी समस्या खड़ी हो जाएगी। जैसे मेरे पास समस्या खड़ी हुई थी, वो जो बिल्डिंग मेरे पास फ्लैट था ना, उन्होंने बेच दिया। अभी मेरे लिए आय का सर्जन कर रहा था, मैंने पूरा ही बेच दिया। अभी तो मेरी शॉर्ट टर्म जरूरत पूरी हो चुकी, लेकिन सरकार को लॉन्ग टर्म समस्याएं खड़ी हो जाएगी। इसलिए विनिवेश को भी तुम सपोर्ट नहीं कर सकते। समझो एक बात, जब तुम इसको प्रश्न का उत्तर लिखते ना और मेरे से पढ़ने के बाद जाते, तुम्हें सबसे ज़्यादा नंबर मिलता, 10 मिलता, तुम 10 नंबर का प्रश्न था।
क्योंकि तुम उसमें सोल्यूशन भी दे देते थे ना, उसमें सिर्फ इतना पूछा पूंजीगत प्राप्तियां राजस्व प्राप्तियां में अंतर बताओ। बड़ा टेक्निकल टॉपिक है, समझ में आता बच्चों की। उन्होंने नहीं पता कैसे दायित्व में वृद्धि हो रही, कैसी पूंजीगत प्राप्तियां कम हो रही। इस सारा अब तुम्हारी सब चीज़ समझ में क्यों आ रही? जो वर्ल्ड इकोनॉमिक्स पढ़ाई ना मैंने चिल्ला चिल्ला का सब उसकी देन है। समझ में आ बात है? इतनी बात बताओ तो समझ में ही नहीं आई। ऋण की अदायगी समझ में आई? ऋण था जो हमने बाहर दे रखा था, उसकी अदायगी हो चुकी, अब नहीं, बस अब तुम्हारे लिए आएगा सर्जन नहीं करने का। ऋण की वसूली हो चुकी, इसे ऋण की अदायगी कह दो, ऋण की वसूली कह दो। ऋण की वसूली हो चुकी, अब तुम्हारे लिए आएगा सर्जन नहीं करने का। जब आई नहीं सर्जन करने का तो हमने तो पूंजी दे रखी थी, बाहर पूंजी दे रखी थी, वो मेरे लिए एसेट्स थी। वो जो एसेट्स थी उसकी परिसंपत्तियां कम हो चुकी, जो एसेट्स थे परिसंपत्तियां कम नहीं होगी, भविष्य में आएगा सर्जन ही नहीं करना है मेरे लिए। इतनी बात बताओ। इसलिए कहते हैं जो बच्चे हो ना, वे माँ बाप के लिए ना एसेट्स हो, एसेट्स परिसंपत्तियां हो, क्या हो, भविष्य में उनके लिए आएगा सर्जन करते हैं अगर ढंग से ध्यान दे लिया उन लोगों पर। इसी मेरा डायलॉग है, समझ में आया बात? या बच्चे माँ बाप के ना एसेट्स हो, परिसंपत्तियां हो, भविष्य में उनके लिए आयकर सर्जन कर सकते हैं। उनके अंदर इतनी क्षमता हो, अगर सही तरीके तो सही दिशा दे दी जाए उन्हें, सही टाइम पर सही सलाह दे दी जाए, मोह माया से बाहर निकाल दिया जाए। बच्चे माँ बाप की एसेट्स हो, परिसंपत्तियां हों। इतनी बात बता दो, बुझारी नहीं बुझारी, ये दोनों चीज़ समझ में आई नहीं आई? समझ में आया बात? या अब मैं तुम्हें ये भी समझाने जा रहा हूँ। एक क्वेश्चन आज पूरा करवा दूँगा, फिर इस क्वेश्चन का उत्तर लिख कर लेगा ना। अभी से बोल के बता दूँगा कैसे लिखोगे तुम, कैसे उत्तर लिखोगे इसका। अब राजस्व प्राप्तियाँ क्या हो? वे सभी प्राप्तियाँ देख, जिसे गेम खेलना हो ना ऐसे खेल जाओ। पूंजीगत प्राप्तियाँ तो पता ही लग चुका। वे सभी प्राप्तियाँ जिनसे सरकार के दायित्व में वृद्धि हो, परिसंपत्तियों में, इधर बताओ क्या होगा? वे सभी प्राप्तियाँ जिनसे दायित्व में, परिसंपत्तियों। इतने महामूर्ख नहीं देखे, इतने महामूर्ख नहीं देखे कौन ने। आया समझ बस ऐसा। वे सभी प्राप्तियाँ जिनसे सरकार के ना तो दायित्व में वृद्धि होती है ना परिसंपत्तियों में कमी होती है। आया समझ में? ना तो इसका मतलब है ना इसका मतलब है। और जब यहाँ ना तो दायित्व में कमी होने की ना परिसंपत्ति में वृद्धि होने की, सरकार के आय पर कोई फर्क नहीं पड़ने का, सरकार का फ्यूचर प्रभावित नहीं होने का। इसलिए राजस्व प्राप्तियों को बेस्ट माना जा। और इसमें आते हैं टैक्स और नॉन टैक्स। इसे बढ़ाओ, सरकार की कमाई यहाँ तो बढ़ाओ। सरकार का राजस्व इतना होना चाहिए ना तो उसे उधार लेना पड़े और ना कुछ बेचना पड़े। आया समझ लो? ये पहले ही पढ़ा चुका मैं तो। इसके अंदर दो चीज़ आने वाली, एक तो आने वाला टैक्स, एक आने वाला नॉन टैक्स। एक तो आने वाला टैक्स, एक क्या आने वाला नॉन टैक्स। नॉन, इसका मतलब क्या होगा? इसका ये मतलब होगा ना तो जो सरकार का दायित्व होगा, दायित्व ना तो इसमें वृद्धि होने की, और ना ही क्या होगा जो परिसंपत्तियां होगी, इनमें कमी होने की। आया समझ में? और गेम कैसे खेल सकते हो? ऐसे खेल सकते हो। वे सभी प्राप्तियां जो पूंजीगत प्राप्तियां नहीं है, राजस्व प्राप्तियां होगी। फिर समझे नहीं क्या तुम? वे सभी प्राप्तियां जो पूंजीगत प्राप्तियां नहीं है, राजस्व प्राप्तियां कहलाती है। लेकिन सबसे बढ़िया, ना तो सरकार के दायित्व में वृद्धि होने की, ना दायित्व में वृद्धि, ना परिसंपत्तियों में कमी होने की। कैसे? टैक्स, टैक्स सरकार को एक बार ले लिया था तो टैक्स को देना किसी को, सरकार देगी किसी को? तो कौन सा दायित्व थोड़ा है सरकार का, एक बार ले लिया टैक्स तुम्हें देगी, बाद में नहीं देने की ना। इसका मतलब ये बढ़िया काम है, यहाँ सरकार को पैसे देने ही नहीं। इसका मतलब इसे बढ़ाना चाहिए, इसे छोड़ दो सरकार को। यहाँ पैसा कितने दिन तक चिल्ला कह रहा है, टैक्सेशन सिस्टम बढ़ाया। मैंने कहा सरकार को टैक्स बढ़ाओ, छोड़ दो उधारी करनी है, इन्वेस्ट भी छोड़ दो, ऋण की वसूली भी छोड़ दो, कुछ नहीं, भाड़ में जाओ। ऐसे बचेगा तो टैक्स है ना। इसलिए कहता हूँ मैं, सरकार की वे सभी प्राप्तियां जिनसे सरकार के दायित्व में ना तो सरकार के दायित्व में वृद्धि हो, ना सरकार की परिसंपत्तियों में कमी हो। है कुछ तुम्हें लग रहा है कि टैक्स जो नॉन डेप्ट, जो क्या कहते हैं नॉन टैक्स, गैर कर, जो इसे तुम कर बोलते हैं, इसे गैर कर बोलते हैं। तुम्हें लग रहा है कि राजस्व प्राप्तियां हैं और इनसे सरकार के दायित्व में कमी आ जाएगी, परिसंपत्तियों में कमी आ जाएगी। ऐसा तो टैक्स है तो लगा के सरकार पैसा कमा ही रही, इनसे सरकार की संपत्तियां कैसे कमी हो जाएगी? होने की कोई मतलब ही नहीं है। इसलिए कहता हूँ ये सरकार के फ्यूचर प्रभावित नहीं कर सकती है। ऐसा समझ, इसे सरकार को ना इन्हें बढ़ाना चाहिए और तुम भी इन पे ही बल दोगे। भारत सरकार को ना इन पर बल देना चाहिए। आज मैं क्वेश्चन दूंगा मेंस का, उसका लिख कर ले आना उत्तर कल ही। समझ में आया बात? या कैसे लिखोगे वो बता रहा हूँ तुम्हें। तुम जब पूंजी राजस्व प्राप्तियां क्या हो तो कैसे लिखोगे? वे सभी प्राप्तियां जिनसे ना तो सरकार के दायित्व में वृद्धि हो और ना ही सरकारी परिसंपत्तियों में कमी हो, ऐसी प्राप्तियां राजस्व प्राप्तियां कहलाती है, जैसे टैक्स एंड नॉन टैक्स। और इनसे भारत सरकार का फ्यूचर भी प्रभावित नहीं होता है, लिख लोगे। जबकि पूंजीगत प्राप्तियों से भारत सरकार का फ्यूचर प्रभावित होता है। समझ में आई बात? ये शॉर्ट टर्म्स, ये लघुकालिक
समय में हमारी आवश्यकताएं तो पूरी कर सकती है, लेकिन हमारे फ्यूचर को प्रभावित कर सकती है। इसलिए उदारीकरण और विनिवेश को बढ़ावा देने की अपेक्षा हमें राजस्व प्राप्तियों पर बल देते हुए अपने टैक्स को बढ़ाना होगा, और टैक्स में भी डायरेक्ट टैक्स को बढ़ाना होगा। इनडायरेक्ट टैक्स को सपोर्ट नहीं करने के। इनडायरेक्ट टैक्सेशन सिस्टम ने आम आदमी को शोषण करता है। यही तो चाहिए सर। एक बार समझ पैदा हो जाए ना, फिर लिख सकते हैं। अब देखो प्रश्न क्या पूछा था, प्रश्न पूछा पूंजीगत प्राप्तियां और राजस्व प्राप्तियां में अंतर क्या है। समझ में आई बात है। तो कैसे लिखोगे, एक तरफ तो हेडिंग बना लेते पूंजीगत प्राप्तियां, उसके अंदर लिखते शांति से बैठकर। कैसे लिखते बताओ, क्या लाइन लिखते पूंजीगत प्राप्तियों में, क्या लिखते, वे सभी सरकार की वे सभी प्राप्तियां, सरकार की जिनसे सरकार के दायित्व में तो वृद्धि होती है तथा परिसंपत्तियों में कमी होती है। सरकार के दायित्व में तो वृद्धि होती है परंतु परिसंपत्तियों में कमी होती है। ऐसी प्राप्तियों को पूंजीगत प्राप्तियां कहते हैं। जैसे उदारीकरण, विनिवेश, ऋण की वसूली। आ जाएगी बात यह, जैसे उदारीकरण, विनिवेश, ऋण की वसूली। पूंजीगत प्राप्तियां दीर्घ लघुकालिक समस्याओं को लघुकालिक समस्या का तो समाधान कर देती है, परंतु हमारे फ्यूचर को प्रभावित करती है। सरकार हमारे नहीं, मतलब सरकार के फ्यूचर को प्रभावित करती है। ठीक, इसलिए इन्हें सही नहीं माना जाता है। ऐसे लिखो अपनी सिंपल लैंग्वेज में। जबकि अब हेडिंग बनाएंगे, इतना लिख दिया हमने यहाँ तक, उसके बाद हेडिंग बनाएंगे पूंजीगत राजस्व प्राप्तियां। उसमें क्या लिखोगे, वे सभी प्राप्तियां इनसे ना तो सरकार के दायित्व में वृद्धि होती है ना परिसंपत्तियों में कमी होती है। ऐसी प्राप्तियां राजस्व प्राप्तियां कहलाती है। जैसे टैक्स, नॉन टैक्स। समझ में आया बात है। इसलिए भारत सरकार को उदारीकरण, विनिवेश और ऋण की वसूली को त्याग कर राजस्व प्राप्तियों पर बल देना चाहिए। भारत सरकार को अपनी राजस्व प्राप्तियों को बढ़ाना चाहिए, जिसके अंदर भी भारत सरकार को डायरेक्ट टैक्स को बढ़ाने की आवश्यकता है। ऐसा समझ, डायरेक्ट टैक्स को बढ़ाने की आवश्यकता है। क्यों? क्योंकि इनसे सरकार का फ्यूचर प्रभावित नहीं होता है। समझ में आया बात है। जैसे कि भारत सरकार ने अभी हाल ही में 2022-23 के बजट में इसे बढ़ाने की कोशिश की है। खेल खत्म। ऐसा समझ लो, गेम और लिखने का है कि कला एक दिन में विकसित नहीं होती है। ये जब समझ रहा ना इंसान, तो अलग अलग तरीके के दिमाग चलो उसका। कैसे लिखो, ऐसे लिखो, अपनी खुद की लैंग्वेज अपना बचा, वही तो चाहिए उसे। आज समझ, थोड़ा थोड़ा डायग्राम बना दो इसके। थोड़ा जब तुमने पूंजीगत प्राप्ति के बारे में लिखा, उसके बीच में डायग्राम बना दो। बीच में अच्छा भी लगा देखने में, समझने का सब पता है, हड़ के बनी है। आज समझो, डायग्राम ही घुसा दे बीच में लाकर। ठीक, अब प्रश्न लिखो तुम, ये प्रश्न लिखो, प्रश्न क्वेश्चन लिखो जो घर से लिख कर लेकर आना। लिखो, पूंजीगत बजट तथा राजस्व बजट के मध्य अंतर स्पष्ट कीजिए। पूंजीगत बजट तथा राजस्व बजट के मध्य अंतर स्पष्ट कीजिए। 2021 का ये पूंजीगत बजट तथा राजस्व बजट के मध्य अंतर स्पष्ट कीजिए। तथा इन दोनों बजट के संघटक को समझाइए कि किस किस मिलकर बने हुए। इन दोनों बजट के संघटक को समझाइए। वही जो मैंने तो बताया, उत्तर वही है इसका। तथा इन दोनों बजट के संघटक को समझाइए। लिख लोगे ना? ठीक, प्रॉमिस, याद रहेगी बात ये। अच्छा, तुम्हें क्या करना, चलो कोई बात नहीं, इस डायग्राम को बना लो। समझ में आया बात ये। आज के लिए हम इकोनॉमिक्स में इतना रखते हैं। कल हम पता क्या पढ़ेंगे, हेलो कल हम क्या पढ़ रहे हो, इसे थोड़ा सा और समझाएंगे। इसके उदाहरण पूंजीगत प्राप्ति और राजस्व प्राप्ति के उदाहरण पूछेंगे तुमसे। देखते हैं कितना टाइप का अध्ययन करते तुम, क्योंकि यहाँ तक पेपर में सवाल आए, प्री में बहुत सवाल आए हैं यहाँ तक।